हम्म अगर ऑनलाइन मंगाया हुआ कोई कीमती पैकेज रास्ते में कहीं खो जाए या डिलीवरी में थोड़ी सी भी देरी हो ना, तो तुरंत फोन पर लाल रंग के अलर्ट बजने लगते हैं। बिल्कुल, कस्टमर केयर को कॉल लग जाते हैं और हर कोई बस ये जानने की कोशिश करता है कि भाई वो सामान इस वक्त किस शहर में है। हाँ, वही। हर एक कदम बहुत स्पष्ट और ट्रैक किया हुआ होता है। लेकिन लेकिन इसके एकदम विपरीत, अगर किसी सरकारी स्कूल की क्लास से कोई बच्चा 15 दिन तक लगातार गायब रहे, तो कोई खास हलचल नहीं होती थी। एकदम सही कह रहे हैं आप। दशकों से हमारी शिक्षा प्रणाली में ये एक बहुत ही धुंधला और मतलब अनसुलझा सा परिदृश्य रहा है। हाँ, जब तक कि अब एक ऐसा बदलाव नहीं आ गया जो इस पूरी पुरानी व्यवस्था को जड़ से पलट रहा है। असल में ना, शिक्षा व्यवस्था में जो सबसे बड़ी खाई रही है वो प्रशासनिक इच्छा शक्ति और जमीनी हकीकत के बीच की ये जो सूचना की कमी है, वही है। हाँ, नीतियां तो हमेशा कागजों पर बहुत सुंदर दिखती हैं। बिल्कुल, बहुत प्रभावी नजर आती हैं कागजों पर, लेकिन एक ग्रामीण या शहरी सरकारी स्कूल के भीतर असल में क्या हो रहा है, क्या बच्चा स्कूल आ भी रहा है, इसका कोई पारदर्शी डेटा कभी समय पर नहीं मिलता था। और इस वजह से किसी की भी जवाबदेही तय करना लगभग असंभव सा हो जाता था। मैं वही बोलने वाली थी, जवाबदेही तो तब होगी ना जब आपके पास डेटा हो। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र बिल्कुल यही बदलाव है। हमारे पास जो स्रोत और डेटा हैं, वो पंजाब सरकार के मिशन समर्थ 4.0 और उनके नए रियल टाइम अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम से गहराई से जुड़े हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम सरकारी घोषणा या मतलब सिर्फ एक नया ऐप लॉन्च करने तक सीमित नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा विस्तृत मॉडल है जो राज्य के 25 लाख से अधिक छात्रों की बुनियाद को मजबूत कर रहा है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन भी यही है कि हम इस बात की गहराई में जाएं कि कैसे मात्र एक डिजिटल टूल का सही उपयोग दशकों पुरानी लाल फीताशाही को तोड़ सकता है। तो बिना किसी भारी भरकम प्रशासनिक शब्दावली के सीधे उस इनोवेशन को डिकोड करते हैं जो इस समय 19,000 स्कूलों की कक्षाओं में रोज सुबह हो रहा है। हाँ, शुरुआत उस पहले कदम से करते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, डिजिटल एसएमएस अलर्ट सिस्टम। इसे बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझते हैं। जब कोई बच्चा सुबह घर से स्कूल के लिए निकलता है ना, तो उसके माता पिता के फोन पर स्कूल की तरफ से एक सीधा मैसेज आता है कि उनका बच्चा सुरक्षित स्कूल पहुंच गया है। और अगर वो किसी कारण से नहीं पहुंचता है तो भी उन्हें तुरंत एब्सेंट होने का अलर्ट जाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी डिलीवरी को ट्रैक करते हैं, लेकिन यहाँ हम देश के भविष्य को ट्रैक कर रहे हैं। एकदम सही एनालॉजी है। देखने में ये सिर्फ एक साधारण सी तकनीक लगती है, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर है ना, वो बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, सरकारी स्कूलों की जो पारंपरिक व्यवस्था रही है उसमें पेरेंट्स और स्कूल प्रशासन के बीच एक बहुत बड़ी अदृश्य दीवार होती थी। अधिकांश माता पिता जो दिहाड़ी मजदूर हैं या कामकाजी वर्ग से हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होता होगा। बिल्कुल, उन्हें महीनों तक पता ही नहीं चलता था कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है या वो स्कूल के अंदर गया भी है या नहीं। अच्छा, तो ये एक छोटा सा डेली एसएमएस उस दीवार को हर सुबह गिरा देता है। हाँ, और उन्हें शिक्षा प्रणाली का एक सक्रिय भागीदार बना देता है। लेकिन यहाँ मुझे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना है। मतलब ये डेटा हवा से तो आएगा नहीं। स्रोत बताते हैं कि क्लास टीचर एक MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रैकिंग ऐप के जरिए ये सारा डेटा रोज फीड करते हैं। हाँ, ये उसी ऐप के जरिए होता है। तो हम सब जानते हैं कि सरकारी ऐप अक्सर कितने धीमे और क्रैश होने वाले होते हैं। तो क्या ये नया सिस्टम शिक्षकों पर पढ़ाने के बजाय सिर्फ एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने का अतिरिक्त दबाव नहीं डाल देगा? ये चिंता बहुत ही स्वाभाविक है और कोई भी नई नीति बनाते समय ऐसे सवाल उठने ही चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर हम इस MIS के काम करने के तरीके को करीब से समझें तो तस्वीर बहुत अलग है। अच्छा, कैसे अलग है? आप पुरानी व्यवस्था को याद कीजिए। शिक्षक एक मोटे भारी रजिस्टर में हर एक बच्चे के नाम के आगे पेन से हाजिरी लगाते थे। हाँ, वो लाल और नीले पेन वाले रजिस्टर। बिल्कुल। फिर महीने के अंत में उनकी मैनुअल गिनती होती थी, फिर वो रिपोर्ट कागजों पर ब्लॉक अधिकारी को जाती थी। ये जो नया ऐप है ना, ये उस पूरी थकाऊ प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देता है। ओहो, मतलब डेटाबेस में बच्चों के नाम पहले से दर्ज होते हैं। हाँ, टीचर को सिर्फ उन बच्चों पर टिक करना होता है जो उस दिन नहीं आए हैं, बस। बाकी सारी रिपोर्टिंग और माता पिता को जो SMS जाने का काम है वो सिस्टम खुद ब खुद पीछे से कर देता है। तो ये शिक्षकों का समय बर्बाद करने के बजाय असल में उनके प्रशासनिक बोझ को कम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है।
लेकिन इस पूरी प्रणाली में मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया ना, वो है इनका एस्केलेशन प्रोटोकॉल। हाँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मतलब डेटा के अनुसार अगर कोई छात्र लगातार 7 दिन तक स्कूल नहीं आता है तो मामला सीधे जिला स्तर के अधिकारियों के पास पहुंचा जाता है, जो फिर खुद संपर्क करते हैं। और 15 दिन वाले नियम के बारे में भी बताइए। हाँ, और अगर वो बच्चा 15 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो अलर्ट सीधे स्टेट हेडक्वार्टर्स यानी राज्य मुख्यालय के डैशबोर्ड पर चला जाता है। ये तो गजब है। मैं कहूंगी कि ये एस्केलेशन प्रोटोकॉल सरकारी सिस्टम में जवाबदेही की परिभाषा को पूरी तरह से बदल रहा है। जरा सोचिए, पहले क्या होता था? पहले तो बस फाइलें बनती थी। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा 15 दिन स्कूल नहीं आ रहा है तो एक कागज की फाइल बनती थी। वो शिक्षक के डेस्क से हेडमास्टर, फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और महीनों बाद शायद जिले के किसी बाबू की टेबल तक पहुंचती थी। और इस पूरी प्रक्रिया में वो जानकारी फाइलों के ढेर में कहीं खो जाती थी। बिल्कुल नहीं। मतलब कोई ये जानने वाला नहीं था कि वो बच्चा पढ़ाई छोड़ चुका है या किसी मजबूरी में फंसा है। एकदम सही। लेकिन अब इस रियल टाइम डेटा की वजह से 15वें दिन राज्य मुख्यालय में बैठे शीर्ष अधिकारियों को बहुत स्पष्ट रूप से पता होता है कि किस जिले के किस गांव के स्कूल का कौन सा बच्चा क्लास से गायब है। मतलब बीच का कोई भी अधिकारी इस जानकारी को छिपा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। ये प्रोटोकॉल उस रेड टेप या लाल पीताशाही को पूरी तरह से बाईपास कर देता है और सीधे ऊपर से नीचे तक एक पारदर्शी जवाबदेही तय करता है। ये तो बहुत प्रभावशाली है। लेकिन ये तो बात हुई स्कूल तक पहुंचने की। ट्रैकिंग सिस्टम ये तो सुनिश्चित कर देता है कि बच्चा क्लास में मौजूद है। हाँ, और सुरक्षित है। लेकिन यार, सिर्फ एक भरे हुए कमरे का मतलब ये तो नहीं कि वहाँ वास्तव में कुछ सीखा जा रहा है। अगर बच्चा स्कूल आ गया और उसका दिमाग खाली है तो इस पूरी तकनीक का क्या फायदा? मैं सहमत हूँ। असली कहानी तो उस क्लास के दरवाजे के बंद होने के बाद शुरू होती है। हाँ, कि भीतर क्या पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। यहीं पर ट्रैकिंग की तकनीकी प्रक्रिया खत्म होती है और मिशन समर्थ 4.0 का जो असली पेडागॉजी या शिक्षण मॉडल है वो तस्वीर में आता है। मतलब हाजिरी लगाना तो सिर्फ छात्र को शिक्षक के सामने लाने का एक ढांचागत साधन है। हाँ, असल काम तो अब शुरू होता है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि मिशन समर्थ मुख्य रूप से कक्षा 3 से लेकर 8 तक के छात्रों पर केंद्रित है। और इनका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है, फाउंडेशनल लर्निंग। हाँ, मतलब पढ़ना लिखना और गणित की जो बेसिक चीजें हैं उनमें महारत हासिल करना। और यहाँ इन्होंने जो तरीका अपनाया वो बहुत ही अलग है। वो लेवल आधारित दृष्टिकोण, राइट? बिल्कुल। पारंपरिक रूप से स्कूलों में बच्चों को उनकी उम्र या ग्रेड के हिसाब से पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ छात्रों को उनके वर्तमान सीखने के स्तर के आधार पर बांटा जा रहा है। हाँ, और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये तो किसी वीडियो गेम की तरह है ना। आप तब तक लेवल 2 पर नहीं जा सकते जब तक आप लेवल 1 पार नहीं कर लेते, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ग्रेड के बजाय लेवल के आधार पर छात्रों को बांटना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। वो कैसे? मतलब मनोविज्ञान कैसे काम करता है इसमें? देखिए, हमारी सामान्य शिक्षा व्यवस्था एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह काम करती है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा 6ठी कक्षा में है तो टीचर उसे 6ठी कक्षा का ही गणित पढ़ाएगा, भले ही उस बच्चे को तीसरी कक्षा का साधारण जोड़ घटाना भी ना आता हो। एग्जैक्टली। और नतीजा ये होता है कि वो बच्चा पूरे साल क्लास में डरा और सहमा हुआ बैठा रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और धीरे धीरे उसका पढ़ाई से मन उठ जाता है। और फिर वो बस किसी तरह रट्टा मार कर परीक्षा पास करने की कोशिश में लग जाता है। बिल्कुल बिना किसी वास्तविक समझ के। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर हम एक 6ठी क्लास के छात्र को वापस तीसरी क्लास की चीजें सिखाएंगे तो क्या उस बच्चे में हीन भावना नहीं आएगी? क्या उसे नहीं लगेगा कि उसे कमजोर समझा जा रहा है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और यहीं पर इस लेवल आधारित प्रणाली की खूबसूरती सामने आती है। जब पूरी क्लास को ही लेवल के आधार पर बांटा जाता है ना, तो किसी एक बच्चे पर कमजोर होने का ठप्पा नहीं लगता। अच्छा, मतलब सबको उनकी क्षमता के हिसाब से ग्रुप्स में डाल दिया जाता है। हाँ, ये इस बात को पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर देता है कि हर किसी के सीखने की गति अलग-अलग होती है। हो सकता है 6ठी कक्षा का एक छात्र गणित में लेवल 1 पर हो, लेकिन भाषा में वो लेवल 3 पर हो। समझ गया। जब बच्चे देखते हैं कि ये सिर्फ सीखने की एक तार्किक प्रक्रिया है, कोई सजा नहीं, तो वो शर्मिंदगी अपने आप खत्म हो जाती है। ये तो उस मूलभूत समस्या को ईमानदारी से सुलझाने का तरीका है जिसे सालों से शिक्षा प्रणाली में छिपाया जा रहा था, और शायद यही वजह है कि इसके नतीजे भी आंकड़ों में इतनी स्पष्टता से दिखाई दे रहे हैं। हाँ, डेटा तो यही बताता है। स्रोत बताते हैं कि पंजाब इस समय बुनियादी शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय औसत से काफी आगे चल रहा है। अगर हम क्लास 3 की बात करें तो वो राष्ट्रीय औसत से 18% आगे हैं। और कक्षा 6 में तो ये आंकड़ा 28% से भी ऊपर है। हाँ,
18% और 28%। ये कोई छोटे मोटे सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। ये डेटा इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करता है कि जब किसी बच्चे को उसकी वास्तविक क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाता है तो उसके सीखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। ये बढ़ात सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि वो मनोवैज्ञानिक प्रयोग असल में जमीन पर काम कर रहा है। बच्चे रटने के बजाय समझ रहे हैं। लेकिन यार, इन सभी बड़े बदलावों को हकीकत में बदलना कोई आसान काम तो नहीं है। मतलब 19,000 स्कूलों में नई तकनीक लागू करना, हर दिन लाखों SMS का खर्च उठाना। हाँ, और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। इन सब के लिए एक बहुत ही ठोस ढांचे और भारी संसाधनों की जरूरत होती है। हवा में तो ऐसी नीतियां लागू नहीं हो सकती ना। बिल्कुल नहीं। किसी भी महत्वाकांक्षी नीति के सफल होने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है उसका वित्तीय और ढांचागत सपोर्ट। बिना सही बजट के अच्छे विचार भी सिर्फ फाइलें बनकर रह जाते हैं। तो चलिए बजट की ही बात कर लेते हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। पंजाब का शिक्षा बजट 2021-22 में 12,657 करोड़ था। और अब 2026-27 के लिए ये छलांग लगाकर 19,279 करोड़ हो गया है। लगभग 7,000 करोड़ की भारी बढ़ोतरी। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हाँ, कि ये पैसा असल में जा कहाँ रहा है? क्या ये सिर्फ नई इमारतों पर खर्च हो रहा है, या इसका कुछ हिस्सा उस क्लासरूम इनोवेशन में भी लग रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? मैं कहूंगी कि ये निवेश बहुत ही रणनीतिक तरीके से हो रहा है। ये मुख्य रूप से 2 जगहों पर केंद्रित है। पहला, उस मजबूत तकनीकी ढांचे को खड़ा करने में जो रोज लाखों बच्चों का डेटा प्रोसेस कर सके। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही अहम दस्तावेज सामने आया है जिसे मिशन समर्थ कंपेंडियम कहा जा रहा है। अरे हाँ, इस कंपेंडियम ने मेरा भी बहुत ध्यान खींचा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? देखिए, इसमें 38 प्रमाणित शिक्षण पद्धतियां शामिल हैं जिन्हें अब पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 38 रणनीतियां किसी एसी कमरे में बैठे नीति निर्माताओं ने नहीं बनाई हैं। ये उन्हीं स्थानीय शिक्षकों ने विकसित की हैं जो रोज क्लास में जाते हैं। बिल्कुल, ये एक ग्राउंड अप मूवमेंट है। तो ये काम कैसे करता है? ये इस पूरी पहल का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। मान लीजिए किसी छोटे से गांव के स्कूल में एक टीचर ने देखा कि बच्चे पारंपरिक तरीके से गणित नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसने कोई नया तरीका निकाला होगा। हाँ, उसने स्थानीय खेल कूद का इस्तेमाल करके गणित समझाने का एक नया तरीका इजाद किया। उससे बच्चों के नतीजे तुरंत सुधर गए। अब सरकार उस तरीके को परखती है, उसे प्रमाणित करती है और इस कंपेंडियम में डालकर पूरे राज्य के 70,000 शिक्षकों तक पहुंचा रही है। मतलब किसी एक टीचर का सफल प्रयोग अब 19,000 स्कूलों में आसानी से दोहराया जा सकता है। ये स्केलेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। एकदम सही। जो ज्ञान पहले एक स्कूल तक सीमित था, वो अब सालाना लगभग 12 लाख छात्रों के काम आ रहा है। और शायद यही वो बात है जिसे शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने अपने एक बयान में कहा था। उन्होंने कहा है कि राज्य अब पहचान से परिणाम की ओर बढ़ रहा है। हाँ, जिसके लिए कक्षाओं में जवाबदेही बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये पहचान से परिणाम वाला जो वाक्य है, इसका जमीनी स्तर पर असल मतलब क्या है? दशकों से हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की सफलता की पहचान इसी बात से होती थी कि कितने नए भवन बने, कितने दाखिले हुए। ये सब तो सिर्फ इनपुट थे। बिल्कुल, लेकिन अब फोकस आउटपुट पर है, यानी परिणाम। क्या बच्चा असल में एक पैराग्राफ पढ़ पा रहा है? सिर्फ दाखिला होना काफी नहीं है, सीखना जरूरी है। और इसी परिणाम को मापने के लिए राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण का जिक्र आता है। पंजाब इसमें अपनी टॉप रैंकिंग बनाए रखने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। ये परख सर्वे आखिर है क्या? परख एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत ही वैज्ञानिक मूल्यांकन है। ये इस बात पर ध्यान नहीं देता कि स्कूल में कितनी सुविधाएं हैं। तो फिर ये क्या मापता है? ये सीधे तौर पर छात्रों के लर्निंग आउटकम का परीक्षण करता है। ये बताता है कि बच्चा रट रहा है या समझ रहा है। अगर पंजाब इसमें टॉप पर है तो मतलब उनके छात्र असल में ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। ये उस 19,000 करोड़ के निवेश की सबसे कड़ी अग्नि परीक्षा है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो तस्वीर बहुत ही तार्किक और उम्मीद से भरी नजर आती है। एक सुबह बजने वाले साधारण से SMS से शुरुआत होती है जो बच्चे को स्कूल तक लाता है और माता पिता को सिस्टम से जोड़ता है। हाँ, फिर स्कूल के अंदर पुरानी ग्रेडिंग के डर को हटाकर बच्चे को उसके असली लेवल के आधार पर पढ़ाया जाता है।
और इस पूरे मॉडल को 38 प्रमाणित रणनीतियों और एक बहुत बड़े बजट का सहारा मिला हुआ है। ये दिखाता है कि जब प्रशासनिक इच्छा शक्ति, सही बजट और नई तकनीक का साथ हो तो सुस्त सरकारी व्यवस्था भी बेहतरीन परिणाम दे सकती है। ये वाकई एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रणाली है। हर चीज अपनी जगह पर काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच ना एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर थोड़ा ठहरकर सोचना चाहिए। वो क्या? आज हम डेटा ट्रैकिंग और लेवल आधारित ग्रुपिंग के जरिए शिक्षा में जबरदस्त सटीकता ला रहे हैं। सब कुछ बहुत सलीके से मापा जा रहा है। हाँ, ये सटीकता ही तो इस नए मॉडल की जान है। ये सच है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा भविष्य के नजरिए से देखें ना, तो एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर डेटा और तकनीक के जरिए इतना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, तो क्या भविष्य में शिक्षा पूरी तरह से एल्गोरिदम पर निर्भर हो जाएगी? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जब हम छात्रों की हर छोटी बड़ी गतिविधि, उनकी हाजिरी, उनके सीखने के हर एक कदम को इतने सटीक डेटा पॉइंट से ट्रैक करने लगेंगे, तो सीखने की वो स्वाभाविक और थोड़ी सी अव्यवस्थित प्रक्रिया कहाँ जाएगी? जहां बच्चे अपनी गति से बिना किसी सिस्टम के दबाव के सीखते हैं। बिल्कुल। तकनीक और मानवीय सहजता के बीच का ये संतुलन शायद शिक्षा के क्षेत्र की अगली सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें आने वाले समय में खोजना ही होगा। और इसी विचार के साथ हम आज की अपनी इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।